राइट जी। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ना। ये बिल्कुल ये पढ़ा जा रहा है। ये से पढ़ा जा रहा है, जूम करके पढ़ा जाएगा। ओके, सो बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस के अंदर जब हम देखते हैं, राइट, सो ये डिस्कवर जब हुआ था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये कोडेड अलोंग द लेंथ ऑफ द पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल। अब जो ये पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है कौन सा है, विच इज कॉल्ड द डीएनए, राइट। डीएनए कौन सा मॉलिक्यूल है, इट्स अ पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल। और कितने जो हैं वो मोनोमेरिक यूनिट से ये बनता है, वो 4 आपके पास मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, राइट। चाहे डीएनए हो या आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल हो या आरएनए का मॉलिक्यूल हो, ओके। डीएनए से जो है बेसिक इंफॉर्मेशन पाथवे जो है दैट इज डीएनए विच डायरेक्ट्स द सेंसेस ऑफ आरएनए। मतलब कि आरएनए के बनने के अमल का जो डायरेक्टर है हमारे पास वो कौन सा है, दैट इज डीएनए, विच इन टर्न बोथ डायरेक्ट्स एंड रेगुलेट प्रोटीन सेंसेस। डीएनए है, आरएनए है, और फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये दोनों जो हैं, ये डीएनए आरएनए, ये डायरेक्शन देते हैं और रेगुलेट करते हैं प्रोटीन की सेंसेस को, राइट। जीन जो है, जीन ऑटोनोमसली खुद ब खुद जो है वो फंक्शन नहीं करता, rather their replication and function are controlled by various gene products, right? मसलन के डिफरेंट जीन के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जिनके जरिए जीन जो है वो क्या करेगा, वो फंक्शन करेगा, ओके। अब हम जो नॉलेज है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और न्यूक्लिक एसिड का, ये असेंशियल है अंडरस्टैंड करने के लिए। किस चीज को अंडरस्टैंड करना है आपने, जेनेटिक्स, राइट, और many aspects of pathophysiology as well as genetic basis of disease, okay। तो आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए है या आरएनए है, उसका नॉलेज जो है उसके स्ट्रक्चर का और उसके फंक्शन का, ये असेंशियल है किसके लिए, किस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। नंबर 1 जेनेटिक्स और मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, राइट, और आगे क्या आ जाता है, जेनेटिक बेसिस ऑफ द डिजीज। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके, मसलन अभी अगर हमारे पास कोविड-19 साहब आए थे, तो कोविड-19 साहब आने के बाद सबसे पहला काम हमने क्या किया था उसको अंडरस्टैंड करने के लिए? हाँ जी, आप में से कोई बताएगा कि सबसे पहला काम हमने क्या किया था? उसका जीनोम सीक्वेंस किया था, राइट। सो जीनोम सीक्वेंस जो है वो उससे उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं पाई जाती, या राइट, जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन क्या है, फिर वो पूरी की पूरी जो है, राइट जी। अच्छा जी, उसके बाद साहब हमें क्या फरमाते हैं जी कि डीएनए जो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो रखता है ना। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, ये हमें किसने बताया था? ये 1944 के अंदर जो मैक्लाइड और मैकार्टी हैं, उनके सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट थे, जिसकी बेस के ऊपर हमें पता चला कि जो डीएनए है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। मतलब जस्ट अभी 100 ईयर भी नहीं हुए इस काम को, राइट। तो उस वक्त की हमारे पास इंफॉर्मेशन आई ना, राइट, यहाँ क्लियर? यस सर। राइट। अच्छा जी, डीएनए जो है वो कंटेन्स 4 डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, डीएनए और आरएनए में बेसिक फर्क क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, याद है हमें? न्यूक्लियोटाइड क्या था?
जिसके अंदर आपके पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड में एक आपके पास बेस आ जाती है, नंबर 2 पे शुगर आ जाती है और नंबर 3 पे फास्फेट आ जाता है, राइट। ये तीनों जब आपस में कोवलेंटली लिंक होते हैं तो हम उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, राइट। तो यहां पे उसने क्या बताया हमें कि यहां पे हमने क्या बताया कि केमिकल नेचर ऑफ मोनोमेरिक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो है वो आपके पास आ जाएगा ए, जी, सी और टी, राइट। डीऑक्सी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे शुगर है, अगर आरएनए होगा तो राइबोज शुगर है और अगर डीएनए है तो वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है। यहाँ क्लियर? Yes, sir. ओके, अच्छा जी। तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है डीएनए और आरएनए में? एक तो शुगर चेंज होगी ना, और दूसरा कौन सा? टी की जगह पे क्या होता है? Uracil. यूरासिल होता है, राइट, राइट जी, ओके। अच्छा जी, ये आ गई हमारे पास पिक्चर। अच्छा जी, डीएनए की और आरएनए की ग्रोथ ये किस डायरेक्शन में होती है? फाइव प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये जो न्यूमरल्स हैं, ये नंबर हैं 5 और 3, ये बेसिकली 5 और 3 क्या है? ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है। ये कर्सर आपको नजर आ रहा है या ये सिर्फ मुझे ही नजर आ रहा है? नजर आ रहा है सर। ओके, ये आपके पास बेस है। बेस जो है वो कनेक्ट हुई हुई है किसके साथ? शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है 5 प्राइम। जो आपके पास 5 प्राइम वाला न्यूक्लियोटाइड है, जो ये पहला न्यूक्लियोटाइड होगा और उसके बाद जो ग्रोथ है वो इस डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। सो 5 प्राइम जो कार्बन है उसके ऊपर फास्फेट लगा हुआ है, ठीक है। कार्बन नंबर जो 4 है डीऑक्सी राइबोज शुगर की, वो कनेक्टेड है कार्बन नंबर 5 के साथ, कोवलेंटली लिंक है। कार्बन नंबर 3 जो है वो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के जरिए अगले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 के साथ, मतलब ये कार्बन नंबर 3, ये फास्फेट लिंक और ये कार्बन नंबर 5 और 3 के दरमियान जो है ये फास्फेट लिंकेज के जरिए जो जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है। और ये बेसिकली जो है ये बैकबोन कहलाती है किसकी? आपके डीएनए के मॉलिक्यूल की। ओके, ये कार्बन, सर जी बच्चों जी, को ऐड करवा दें, बच्चों को ऐड करवा दें। नहीं ऐड ये खुद ही नहीं होते जाते, ऐड खुद ही होते हैं। हो गए अब सर, हाँ हो हो गए। गए। हाँ जी, हाँ, वो कह रहे हैं ऐड करवा दें। थैंक यू। हाँ? अच्छा चलो, नहीं हो गए हैं। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है सर। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अच्छा, कार्बन नंबर 1 का मैंने क्या बताया, ये डीएनए का थ्रेड है। कार्बन नंबर 1 के अंदर उसकी अटैचमेंट है बेस के साथ। कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है, यहाँ पे अगर OH होता तो ये राइबोज शुगर थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। कार्बन नंबर 3 जो है वो अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है वो लिंकेज बना रहा है। कार्बन नंबर 4 का कार्बन नंबर 5 के साथ कोवलेंट लिंक है और कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट जो है फास्फोराइलेशन। हाँ जी, यहाँ तक आपने आपको पूछें कि अंडरस्टैंड हो गया?
जी सर। GCTA। ओके, अच्छा इसमें प्यूरिन्स कौन सी हैं और पैरामिडीन्स कौन सी हैं? COT क्या हैं? COT क्या हैं? pyridine, पैरामिडीन। और G और A, दीज आर purine, प्यूरिन्स हैं। ओके, राइट जी। अच्छा जी, DNA जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिकल है, ठीक है। डबल हेलिकल है, इसमें माइनर ग्रूव है और फिर मेजर ग्रूव है, ओके। जब एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो अपने मेन एक्सिस के गिर्द जब घूमता हुआ दोबारा अपनी पोजीशन पर आता है तो वो साइज कितना बनता है? वो बनता है 34 एंगस्ट्रॉम। एम आई क्लियर? ओके। और जो विड्थ है आपके पास डीएनए की वो आ जाती है कितनी? 20 एंगस्ट्रॉम। ये स्ट्रक्चर जो है ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए का है। विड्थ ऑफ द डबल हेलिक्स कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम, राइट। और एक टर्न जब वो अपने वर्टिकल एरो के गिर्द घूमकर गुजारता है और सेम पोजीशन पर वापस आता है तो वो 34 एंगस्ट्रॉम है, ठीक। तो वन टर्न ऑफ BDNA जो है वो 10 बेस पेयर है, राइट। और एक बेस पेयर जो है वो एक बेस पेयर का जो हमारे पास लेंथ आती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। जाहिर है अगर वो 10 आपके पास न्यूक्लियोटाइड हैं तो वो लेंथ कितनी ले रहे हैं? 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक कितना लेगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम, राइट। सो अपने आप को जरा जो है ये देखें कि क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें अंडरस्टैंड होता है। और दोनों जो स्टैंड हैं, जो हेलिकल स्टैंड है वो आपस में लिंक्ड हैं। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। A T के साथ जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और G C के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। हाँ जी, पिक्चर के लिहाज से देखो तो मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव 34 एंगस्ट्रॉम जो है, 20 एंगस्ट्रॉम, फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम पर बेस पेयर। ये फिगर्स आपको क्लियर हो गई हैं। दिस इज अ बी फॉर्म ऑफ द डीएनए जो कि वाटसन एंड क्रिक साहब ने ये मॉडल बनाया था। हाँ जी, एम आई क्लियर? जी यस सर। सर। हाँ जी, वो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। ओके। अच्छा, आप में से कितने बंदों को पता है कि बेस्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है? हाँ जी, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है? बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऐसे होती है कि जब हम किसी काम को करते हैं वो काम हम दूसरे बंदे को समझा दें तो आपकी मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, फिर वो जो मैंने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बताए थे ये एडेनिन है, एडेनिन इज अ प्यूरिन। ये थाइमिन है, इट्स अ pyrimidine। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है डॉट्स में और दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह ये आपके पास गवानीन है, साइटोसिन है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। जी पूछे आपने आपसे कि ए और टी और जी और सी कौन सा ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड जो है एक दूसरे से जुड़ा होगा, ए टी से या जी सी से? जीसी। जी सी से। जाहिर है कि उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, सो जो डीएनए की मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग मीन के डीएनए साहब जो हैं वो एक दूसरे से दूर अगर जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो डिसाइड कौन करेगा कि उसका जो टीएम है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा?
वो एटी कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि जीसी कंटेंट के ऊपर? हाँ जी बोलिएगा। सर क्वेश्चन रिपीट काइंडली। हाँ जी, आवाज थोड़ी सी ऊंची करो। क्या कह रहे हो, एटी पे करेगा कि जीसी पे करेगा? सर मैं कह रही हूँ अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। नहीं समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बोलो। क्वेश्चन रिपीट कर दे। हाँ, मैंने आपसे पूछा है कि अगर हम इन दोनों स्टैंड्स को सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, आवाज आ रही? ये सर आ रही है। हाँ, मैं क्या दोनों स्टैंड्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो कौन करेगा? जीसी कंटेंट करेगा कि एटी कंटेंट करेगा? मतलब ज्यादा रेजिस्ट कौन करेगा कि दोनों स्टैंड सेपरेट जीसी ना हो? जीसी करेगा। जीसी करेगा, राइट। ये अभी आप इसको जो है वो देख के आ चुके हो ना, राइट। सो जब हमने उनको सेपरेट करना है तो इसका मतलब क्या है कि आप डीएनए को डी नेचर कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? उसे डी नेचर कर रहे हो। सो डी नेचरेशन ऑफ डीएनए जो है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हम उसके स्ट्रक्चर को जो है स्टडी करने के लिए हम मालूम करने लगते हैं ना, ठीक है। जो स्टैंड्स हैं गिवन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए सेपरेट ओवर ए टेम्परेचर रेंज, ठीक। तो उसका जो मिड पॉइंट है उसे हम लोग उसका क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग टेम्परेचर। क्या कहते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर, राइट। और जितने डीएनए का जीसी कंटेंट, जीसी पेयर जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब कि उसका टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। और ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई? यस सर। ओके, मतलब ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है? जीसी कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो है वो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, डीनेचरेशन और रीनेचरेशन, ये दोनों वर्ड जो हैं इनके लिहाज से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि डीनेचरेशन क्या होता है और रीनेचरेशन क्या होता है? रीनेचर का मतलब क्या होता है? डीनेचर का तो मतलब होता है ना कि आप उसकी जो पहले उसकी नेचुरल हालत थी उससे उसे हटा देते हो, राइट। और रीनेचरेशन का क्या मतलब है कि आप उसे री एसोसिएट करते हो, ठीक है। मसलन आप टेम्परेचर की कंडीशन को चेंज करोगे, आप साल्ट की कंडीशन को चेंज करोगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो दोनों स्टैंड जो हैं वो दोबारा जाके हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम री अनीलिंग का नाम भी देते हैं, री अनीलिंग। री अनीलिंग प्रोसेस इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज हाइब्रिडाइजेशन। Renaturation of DNA requires base pair matching. Okay, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अच्छा, जितना मैं करवा रहा हूँ आपने अगर इसको बाद में बुक को खोल के जो है वो स्टडी भी करना है तो आपने उतना ही बयान करना है कि जितना मैं आपको करवाता जा रहा हूँ। ओके, लेकिन अगर आप में एक्साइटेशन बढ़ती है कि नहीं आपको डीप डिग करना चाहिए तो वो एक अच्छी बात है, राइट। राइट जी। अच्छा, अब जो ये हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, इसको हम लोग स्टडी करते हैं तो वो टेक्निक्स जो हैं हाइब्रिडाइजेशन की, when hybridization is combined with the gel electrophoresis technique that separate nucleic acids by size, coupled with the radioactive or fluorescent probe labeling to provide a detectable signal, resulting analytic technique are called southern and northern blotting. Okay, अच्छा जी, what is southern blotting and what is northern blotting? हाँ जी, साउथर्न और नॉर्दर्न, ये ब्लॉटिंग क्या होती है?
इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन के जरिए आप क्या करोगे कि डीएनए को डीएनए के साथ या आरएनए को डीएनए के साथ जो है आप क्या करोगे, हाइब्रिडाइज करवाओगे। और ठीक है, हाइब्रिडाइज करवाने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक के जरिए जो है वो न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करवाओगे। फिर उसे रेडियो एक्टिव या फ्लोरिसेंट प्रोब के जरिए जो है एक डिटेक्टेबल सिग्नल जो है वो पैदा होता है। तो इस पूरी टेक्निक को अगर डीएनए को कर रहे हैं हम लोग, डीएनए का प्रोब कर रहे हैं, तो वो डीएनए जो है हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी तो उसे साधारण कहेंगे। अगर आरएनए का कर रहे हैं तो आरएनए डीएनए ब्लॉटिंग होगी तो उसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का नाम देंगे। तो अपने आप से पूछें, क्या हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से ये दोनों टेक्निक्स आपको क्लियर हो गई? सर ये बात रिपीट कर दें। ओके, एक दफा फिर बता पर्सन दें। आपने 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 डीएनए को स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है? ठीक है, अननोन डीएनए को स्टडी करना है। लेकिन आपके पास एक ऐसा डीएनए का डीएनए होगा जिसका सीक्वेंस वगैरह आपको पता होगा, राइट? अब उसके पैर जो अननोन है वो उसके साथ जाके अगर बाइंड करेगा तो हमें पता चल जाएगा यार कि ये वाला सीक्वेंस इस डीएनए के अंदर भी पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो वो Yes, sir. डीएनए, हाँ, वो जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, वो जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको हम लोग, वो बाइंड भी हो गया, फिर उसे आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए जो है वो जेल के ऊपर रन भी कर लिया, और फिर उसके अंदर रेडियो एक्टिव या कोई फ्लोरिसेंट मटेरियल मिला के हमने जेल के ऊपर उसे डिटेक्ट भी कर लिया कि ये कहाँ पे पाया जाता है। अगर डीएनए को स्टडी करेंगे तो उस टेक्निक को सदर्न कहेंगे, अगर आरएनए को स्टडी करेंगे तो उसे नॉर्दर्न कहेंगे। एम आई क्लियर? यस सर। हाँ जी, और कोई एक आध बंदा कह दे ताकि फिर हम आगे चले जाएं। यस सर। यस सर। अच्छा जी, अच्छा, फिर मेजर और माइनर ग्रूव आए थे, ठीक है। अब मेजर और माइनर ग्रूव आपको पता है कि डीएनए के ऊपर ही हमारे जीन्स पाए जाते हैं, ये पता है कि नहीं पता? ये सब पता है, ये तो ओके, पता है। और जीन खुद ही तो एक्टिवेट नहीं हो जाते। मसलन के जीन से अगर मैसेंजर आरएनए ने बनना है तो उसके ऊपर सर्टेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके लगेंगे। डीएनए से आरएनए के बनने के अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, यही कहते हैं ना? वो बोलो, डीएनए से आरएनए का बनना, ये पढ़ा हुआ है कि नहीं? डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये पढ़ा हुआ है? यस सर। ओके, यस। अच्छा जी, यस सर। अच्छा। अब जो इनके पास जो ये ग्रूव्स हैं, देन ये बेसिकली क्या करेंगे कि एग्जामिनेशन ऑफ द मॉडल डिपिक्टेड, ये जो ऊपर हम मेजर और माइनर ग्रूव देखे हैं, वाइंडिंग अलोंग द मॉलिक्यूल पैरेलल टू फास्फोडाइस्टर बैकबोन्स। इन दीज ग्रूव्स, अब ये जो ग्रूव्स हैं, प्रोटीन ऑफ्टन इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विद एक्सपोज्ड एटम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो प्रोटीन का जिक्र है खैर की है, ये कौन सी प्रोटीन है? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, और इनके अंदर ये जो प्रोटीन्स होती हैं, इनके अंदर एक होता है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं ना आपने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, याद है प्रोटीन्स के? यस जी। हाँ जी। और सेकेंडरी और टर्शियरी के दरमियान में था सुपर सेकेंडरी, मतलब कि हीलिक्स है। हीलिक्स का पता है ना आपको? हीलिक्स, लूप, हीलिक्स, ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। तो ये जो है, ये न्यूक्लियोटाइड के जो एटम एक्सपोज हुए होते हैं ना, वहां पे जाके ये प्रोटीन का सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसके साथ जाके डॉक करता है, उसके साथ जाके बाइंड करता है। तो ठीक है, वो ठीक हो गया यहाँ तक? यस सर, हो गया। वो बाइंडिंग यूजुअली अकर विदाउट डिसरप्टिंग द बेस पेयरिंग ऑफ द डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल।
यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ओके राइट। डीएनए जो है वो एग्जिस्ट इन रिलैक्स्ड एंड सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में, राइट? ये एग्जिस्ट करते हैं साहब। सो डीएनए प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए का स्टैंड ही जो है ना वो क्या करेगा, वो मसलन ये आपके डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट? तो इसका एक स्टैंड जो है वो टेम्पलेट के तौर पे अगर काम करता है तो ये नया स्टैंड बन रहा है, और नया स्टैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ मूव करता है। जैसे ये वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये न्यू स्टैंड की तरफ मूव। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक यस क्लियर? सर। ओके, यहाँ तक क्लियर, राइट। ये ओरिजिनल पेरेंट मॉलिक्यूल है आपके पास। ये रेप्लिकेशन हुई फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तो एक पुराना स्टैंड है और एक नया स्टैंड जो है वो बन गया ना, राइट? इसी तरह जो है जब सेकंड जनरेशन के अंदर जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास जो है वो दो बिल्कुल नए स्टैंड वाले जो हैं आपका डीएनए बन जाएगा, और दो जो हैं वो कौन होंगे, उसके अंदर एक स्टैंड जो है वो मदर से आया होगा और एक जो है वो बिल्कुल नया बना होगा। हमें क्लियर? यहाँ तक देखें, ओरिजिनल पेरेंट मॉलिक्यूल, ये पेरेंट स्टैंड, न्यू स्टैंड, पेरेंट स्टैंड, न्यू स्टैंड, ये दोनों नए स्टैंड, इसमें भी दोनों नए स्टैंड, और इसमें ये जो है 50% पेरेंट का आ रहा है और 50% न्यू स्टैंड। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। ओके राइट। यस सर। अच्छा, आप उतनी देर में ना जब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं, सिर्फ आप इसको देख लेना कि केमिकल नेचर ऑफ आरएनए डिफर फ्रॉम दैट ऑफ डीएनए। ये इसने 5 पॉइंट दिए हैं, 1 2 ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मतलब कि डीएनए और आरएनए के अंदर जो है वो क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये हम अगले लेक्चर के अंदर जो है वो इसको टेक अप करते हैं। हाँ जी, एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन कहीं पे? नो सर, समझ आ गए। नहीं, ये अब ऐसे क्लियर है सब कुछ? यस सर, अब समझ आ रही है। वैसे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देते, अब इतनी समझ नहीं थी आती, तो अब क्लियर है। ओदी चलो ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं, राइट? ओके, इन ओके 5 के सर। डिफरेंसेस को आपने देख लेना, फिर इसको हम जस्ट टच करते हुए आगे की तरफ जाएंगे ना। ओके सर। हाँ? स्टॉप है?